दोस्तों इकोनॉमी के इस कोर्स में हम आज 12th क्लास की इकोनॉमी देखने वाले हैं और मैक्रो इकोनॉमी का पहला चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। इस पहले चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, क्या नीड है उसकी और क्यों वो जरूरी है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, इस तरह की बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को भी हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस बात की और चैप्टर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या इस चीज में हमें पढ़ना है। दोस्तों अगर मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो यहां देखिए दो वर्ड आपको मिलेंगे, मैक्रो और इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब अगर हिंदी में देखें तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या बड़े लेवल पर, है ना, और इकोनॉमी का मतलब हम जानते हैं अर्थव्यवस्था। तो मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत हम एक चीज देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल डिसीजन का ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में किस तरह की चीजें हो रही हैं, हम उसकी चर्चा मैक्रो इकोनॉमी में करते हैं। चाहे वो डिमांड की बात हो, चाहे वो सप्लाई की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हम इस तरह की बातें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर करते हैं। यानी पूरे देश में या पूरे बड़े लेवल पर किस तरह के इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं, किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस तरह की नीड्स हैं, हम उनकी बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी में। हालांकि मैक्रो इकोनॉमी की बात अगर शुरू करें तो यहां 1936 में एक बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम था देखिए ये द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक लिखी गई थी जॉन मेयर्न कीन्स के द्वारा और इसी बुक के बाद से मैक्रो इकोनॉमी की बात शुरू हुई थी और मैक्रो इकोनॉमी पर विभिन्न जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिस्कशन शुरू किया था। अब सवाल यह है कि 1936 के बाद ही ऐसी चीजें क्यों हमारे सामने आई, उससे पहले क्यों नहीं आई, ऐसी क्या कंडीशन बनी कि 1936 के बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो पॉलिसीज हैं वो मेंटेन होना शुरू हो गई, उसकी बात भी करेंगे। यहां पर देखिए मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो ग्रीक वर्ड मैक्रो से इसको लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो यहां पर आपको डेफिनेशन वही दिखाई देगी, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग एग्रीगेट। यानी जहां हम एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, इन सब की बात हम जहां करते हैं वहां पर हम मैक्रो इकोनॉमी को देखते हैं। सीधी बात करें अगर सिंपल शब्दों में तो मैक्रो इकोनॉमी का मतलब यही है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर उसका मैक्रो लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहां पर एक घटना हुई थी जिसे हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, वो अमेरिका में घटित हुई थी और 1929 में घटित हुई थी, जिसके बाद से अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो पूरी तरह से डाउन हो गया था, क्रैश हो गया था। उस शेयर मार्केट के डाउन होने की वजह से मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है वो गिरता हो, इस तरह हमने देखा था। वहां पे एम्प्लॉयमेंट गिर गया तो वहां पर नौकरियां कम हो गई, नौकरियां कम हो गई तो वहां पर डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो वापस से इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ और ऑलमोस्ट पूरी जो इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई थी। तब ये सब लोगों ने सोचा कि भाई ऐसी हमें कुछ पॉलिसीज की जरूरत है जो इस सारी स्थिति से निपट पाए और आगे के लिए हमें तैयार कर पाए ताकि दोबारा ऐसी कंडीशन हमारे सामने ना आए। तो आइए देखते हैं उस ग्रेट डिप्रेशन को और वो क्या था उसको एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इनकी बात भी समझ लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं। इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे हाउस होल्ड्स लोग। ये हाउस होल्ड्स लोग कौन होते हैं? ये हाउस होल्ड्स लोग वो होते हैं जो हमें लेबर प्रोवाइड करते हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे होते हैं। यही हाउस होल्ड लोग हमें लैंड प्रोवाइड करते हैं, यही हाउस होल्ड लोग कुछ लेवल पर कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं और ये हाउस होल्ड लोग इन सबको प्रोवाइड करने के अगेंस्ट कुछ कमाई भी करते हैं। जैसे अगर कहीं लेबर करेंगे तो लेबर के बदले इनको भाड़ा मिलेगा, अगर कहीं लैंड किसी को दे रहे हैं तो उस लैंड पर इनको भाड़ा मिलेगा, अगर कहीं कुछ कैपिटल दे रहे हैं तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर खुद ही एंटरप्रेन्योर है तो फिर प्रॉफिट कमाएंगे। अपनी सेविंग्स को ये लोग कहां रखते हैं? बैंक में रख देते हैं। दूसरे लोग होते हैं हमारे फर्म्स वाले यानी बिजनेसमैन। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पैसा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको समाज में बेचते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं ये लोग क्या करते हैं? ये लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये लोग सेविंग्स रखते हैं बैंक में और ये लोग बाहर से अपना इंपोर्ट करते हैं।
इसके साथ साथ ये बनी हुई चीजों का कंजप्शन भी करते हैं, यानी मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं और इन्हीं को इनकम भी मिलती है जो भी ये काम करते हैं। दूसरी ओर हमारे फर्म्स हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी सेविंग्स हाउस होल्ड ने बैंक में रखा, बैंक ने वही उठा के फर्म्स को हमारे लोन में दे दिया। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला, वो गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है। ये बिजनेस वाले क्या करते हैं, ये बाहर से माल को एक्सपोर्ट भी करते हैं, साथ में ये क्या करते हैं, ये कुछ वस्तुओं को बनाते हैं जिनका कंजप्शन जो है हाउस होल्ड करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि इन्हीं सब के बीच में पैसा घूमता रहता है, इन्हीं सब लोगों के बीच में पैसा जो है आदान प्रदान होता रहता है, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी इन्हीं सब लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसीलिए इन सभी लोगों को हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। यानी अगर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को सुधारना है, तो हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब के ऊपर हमें मॉनिटरिंग और सुपरविजन करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हाउस होल्ड को क्या क्या परेशानी है, ये डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, ये सेविंग्स बैंक में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे फर्म्स हैं, क्या इनको बैंक से पूरा पैसा मिल रहा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है वगैरह। इस सब चीजों को यहाँ पर जो है वो मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और इसका ध्यान भी रखा जाता है। तो हमारे इकोनॉमिक एजेंट दोस्तों यही होते हैं। क्या करते हैं, मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन आर रिफर्ड टू एज द इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं ये सारे क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन है। हमें क्या डिमांड करना है, हमें क्या बनाना है, कहां जमा करना है पैसा, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे क्या, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। तो जो भी इंडिविजुअल ऐसे इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उनको हम कह देते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। इतनी बात पूरी समझ में आई होगी। और इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इनकम ही तो है, ये सर्कुलर फ्लो ही तो हो रहा है, वापस से चीजें लौट के एक दूसरे के पास आती जा रही हैं। आगे देखें तो ग्रेट डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था आपसे, उसकी जरा एक बार चर्चा करते हैं और उसके रीजंस पर एक बार निगाह डालते हैं कि आखिरकार वो ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ। तो ग्रेट डिप्रेशन अगर हम देखें तो अमेरिका में ये हुआ था और यहां पर देखिए तारीख लिखी हुई है अक्टूबर 1929। उस अक्टूबर के महीने में जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया था। स्पेशली एक डेट दी हुई है 24 अक्टूबर 1929, जब यहां पर स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश हो गया था और उसी की वजह से यहां पर उसको ब्लैक थर्सडे भी बोला जाता है। अक्टूबर 24 1929 को उस दिन थर्सडे रहा होगा और उस दिन पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, इसलिए उसे ब्लैक थर्सडे भी बोला जाता है। जब पूरा का पूरा मार्केट यहां पर क्रैश हो गया तो सीधी सी बात है, पैनिक सिचुएशन है, पूरी इंडस्ट्री में, पूरी इकोनॉमी में खलबली मच गई कि आखिरकार ये हुआ क्या। सारी कंपनियों के शेयर के प्राइस नीचे जाने लगे। आपको बता दें कि जब भी शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है इसका मतलब यह है कि भाई वहां से इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के हट रहा है, यानी उस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट का ट्रस्ट है वो खत्म हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस इकोनॉमी में ठीक नहीं जा रहा, मार्केट में ठीक नहीं जा रहा, कंपनी की डिमांड जो है मार्केट में नहीं बन रही है, कंपनी जो है अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है, कंपनी का प्रॉफिट जो है हमेशा नीचे जा रहा है, तो ऐसे मौकों पर बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, उस कंपनी में से अपना इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो कंपनी के दाम जो है शेयर के वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। और अगर ऐसा सभी कंपनियों के साथ हो जाए तो हम कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। सभी मतलब ऑलमोस्ट अच्छी खासी कंपनियों के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो हम मानते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो वही यहां पर हुआ था, सभी कंपनियों के अचानक से जो शेयर हैं वो नीचे जाना शुरू हो गए थे और मार्केट को हमने क्रैश यहां पर मान लिया था। ये जो डिप्रेशन है उसका देखिए यहां पर कारण दिया हुआ है क्या, ओवर बर्डन्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन द मार्केट विच रिजल्टेड इन अ ड्रॉप इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। हुआ यह था कि मार्केट में जो एग्रीकल्चर फूड ग्रेन था वो ओवर ड्यू हो गया था, यानी उतना यूज नहीं हो पा रहा था जितनी सप्लाई हो गई थी, उतनी डिमांड नहीं हो पा रही थी जितना सप्लाई मार्केट में हो गया था। उस वजह से क्या हुआ, दुकानों पे लोग खरीदने ही नहीं आए और दुकानों में माल भरा हुआ है तो क्या लगती है, सेल लगती है। तो वो यहां पर हुआ, जब फूड ग्रेन की सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चर जो प्राइस है वो बहुत डाउन जाने लगा। जब एग्रीकल्चर प्राइस डाउन जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, बेस एक चीज है, अगर एग्रीकल्चर प्राइस डाउन जाएगा तो भाई समझ लीजिए कि हर जगह डाउनवर्ड जाएगा, हर इंडस्ट्री में नीचा आएगा, हर इंडस्ट्री जो है वो नीचे जाएगी। तो वही यहां पर हुआ।
ये देखिए, ये न्यूज कटिंग भी मैंने लगाई है, आपको दिखाई दे रही होगी। द पिट्सबर्ग ये प्रेस है, उसका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अब अगर हम डिटेल में बात करें तो देखिए 3-4 चीजें हुई होंगी उस समय जिसकी वजह से ये ग्रेट डिप्रेशन आया, और उसके बाद फिर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर पॉलिसीज बनाने के लिए सारे इकोनॉमिस्ट ने जो है चर्चा शुरू करी। आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहां पर देखिए जब वॉर चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये तो खैर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो पूरी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व थी, तो वहां पर एग्रीकल्चर और तमाम इंडस्ट्री का आगे बढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए उस समय में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कुछ नए देश, कुछ नई जगह न्यूज में आए, जैसे यहां पर लिखे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऑल्टरनेट मार्केट बने एक किसके लिए, सारे वीट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के लिए। और जो स्टॉक था फिनिश्ड गुड्स का वो यहां से पाइल अप हुआ बिकॉज ऑफ अंडर कंजप्शन एंड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। यानी जो स्टॉक था एग्रीकल्चर का वो यहां से पाइल अप हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में बहुत ज्यादा हो गया था, बट उसके प्रोड्यूस का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वहां से जो माल बना था उसका यूज नहीं हो पा रहा था। और उसी की वजह से फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, लो प्राइस एज वेल एज लो प्रॉफिट मार्जिन। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया, वहां से खूब सारा माल आ गया, उसको खरीदा नहीं गया, उसका यूज नहीं किया गया, तो क्या हुआ, डेफिनेटली उसका रेट गिरेगा, और जब रेट गिरेगा तो जो बेचने वाले हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। अब यहीं से आप समझिए, जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा दोस्तों, तो सीधी सी बात है कि वो अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगा, और यह भी हो सकता है कि कई सारे एम्प्लॉइज को वो निकाल भी दे। तो वही हुआ, इकोनॉमी में जब मनी नहीं थी तो यहां पर क्या हुआ भाई, जो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स थे वो यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। यानी फिनिश्ड गुड है, उसका यूज करना है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है, तो क्या हुआ, बढ़ने लगा। बढ़ने लगा तो फिर वही जो मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, बहुत ड्रॉप आया, लोग नौकरी से निकाले जाने लगे। और जब लोग नौकरी से निकाले जाने लगे तो उनके पास पैसा खत्म हो गया, यानी थोड़ी बहुत जो डिमांड होती थी मार्केट में वो और कम हुई। तो वो यहां पे लिखा हुआ है कि जब ऐसा हुआ, इनकम लेवल गिरा, तो इकोनॉमी में डिमांड जो थी वो और कम हो गई, प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हुआ। जब डिमांड ही नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन भी नीचे आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। सबसे पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो भरमार थी वो भर गई, उसका यूज होना बंद हो गया, उसका खरीदारी बंद हो गई, ठीक है, और सप्लाई बहुत हो गई। जब सप्लाई बहुत हो गई, खरीदारी नहीं हुई, तो दाम गिरे, दाम गिरे तो प्रॉफिट मार्जिन गिरे, प्रॉफिट मार्जिन गिरे तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया नौकरी से। जब नौकरी से लोग निकल गए, उनके इनकम लेवल नीचे हो गए, तो डिमांड और कम हो गई, डिमांड और कम हो गई तो मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन और कम हो गए, प्रॉफिट मार्जिन और कम हो गए, डिमांड मार्केट में है नहीं, तो लोगों ने आगे प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया तो काम और खत्म हो गया, काम और खत्म हो गया तो एम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया और एक साइकिलिक प्रोसेस में उस समय दुनिया जो है वो फंस गई थी। अगर अमेरिका की बात करें तो अकेले अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 3% से 25% तक पहुंच गया, और इसी वजह से जो ग्रेट डिप्रेशन था वो हमारे सामने देखने को हमें मिला। बस यहीं से यहां पर ऐसा हुआ कि भाई जब ऐसा हुआ तब यहां पर जो मार्केट डायनामिक्स है डिमांड और सप्लाई की, उसके ऊपर लोगों ने चिंता व्यक्त करी, और कई सारे इकोनॉमिस्ट ने यह सोचा कि भाई हमें इस बारे में अब कुछ पॉलिसीज बना लेनी चाहिए ताकि आगे दोबारा ऐसा ना हो। डिमांड और सप्लाई को आपस में इक्विलिब्रियम में लाना, बैलेंस करना, यह बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी ही चाहिए। यहीं पर लिखा है, ग्रेट डिप्रेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस इन द इकोनॉमी सिंस इट लीड्स टू अ कोलैप्स ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक अप्रोच। यानी ग्रेट डिप्रेशन ने नुकसान भले ही बहुत किया, लेकिन इकोनॉमिक रिसर्च में उसने हमें आगे बढ़ाया, और जो हमारी एक क्लासिकल अप्रोच थी उसको हटाकर हमने जो एक नई एडवांस अप्रोच को अपनाया, जिससे आगे जाकर बहुत फायदा मिला। तो आइए देखते हैं क्या अप्रोच हमने अपनाई थी, क्या अप्रोच हमने दिया था। अगर हम पूरे इस चार्ट को देखें तो जो चीज हुई है वो इस तरीके से हुई है। सबसे पहले मार्केट में डिमांड कम थी, डिमांड कम होने के बावजूद ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने करा, है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया, डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो क्या हुआ, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, लोगों को काम मिला ही नहीं, काम नहीं मिला तो लो लेवल ऑफ आउटपुट हुआ, आउटपुट ज्यादा नहीं हुआ, आउटपुट ज्यादा नहीं हुआ तो लो इनकम, इनकम ज्यादा नहीं हुई, और उसकी वजह से फिर से डिमांड जो है वो लो हो गई। जब ऐसा हुआ तभी दोस्तों यहां पर जो है परेशानियां निकल के सामने हमारे आई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और यहां से दोस्तों गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह क्रिएट हुआ कि भाई अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी ग्रेट डिप्रेशन में, कि डिमांड मार्केट में नहीं हो पाया लेकिन सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई।
अब ऐसे में अगर हम कुछ ऐसा करते कि जो सप्लाई हमने मार्केट में की है उस सप्लाई को हम किसी और तरीके से यूज कर लेते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मार्केट में सरकार ने क्या करा, सबके लिए गेहूं उपलब्ध हो उसके लिए गेहूं का खूब सारा सप्लाई किया। अब जब गेहूं का सप्लाई किया और गेहूं का सप्लाई सबके ऊपर हो गया, मतलब उतनी जितनी डिमांड थी वो पूरी हो गई, उसके बाद भी गेहूं का सप्लाई होता रहा तो क्या होगा, गेहूं का दाम गिर जाएगा। उससे अच्छा ये है कि जब सबको सप्लाई हो चुकी है, डिमांड गेहूं की नहीं हो रही है, तो हम गेहूं को प्राइवेट लोगों को हाथ में दे दें ताकि उस गेहूं का प्रयोग कुछ और बनाने में किया जा सके, कुछ और ब्रेड बनाने में कर लें या किसी और चीज में कर लें ताकि उसकी डिमांड फिर से क्रिएट हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? आटा तो पहुंच गया लोगों के पास। तो वही चीज यहां पर हुई, ग्रेट डिप्रेशन में यही था कि प्राइवेट ओनर्स को हम अब फायदा देने वाले थे ताकि चीजों का, रिसोर्सेज का, सोर्सेज का उनका इस्तेमाल और अच्छे तरीके से हो सके। वहीं से एक वर्ड निकल के आया, कैपिटलिस्ट कंट्री या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी की बेसिक 3 प्रॉब्लम हमेशा से रही हैं कि भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और उसे कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक बात की तसल्ली देता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सब पर एक तरीके से अधिकार जो होता है वो प्राइवेट ओनर्स का रहता है। प्राइवेट ओनर्स मार्केट की डिमांड के अनुसार ही चीजों को बनाते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट में डिमांड किस चीज की हो रही है, वो ये नहीं देखते हैं कि मार्केट को जरूरत किस चीज की, ना बेसिक नीड तो पूरी हो ही रही है, अब बेसिक नीड पूरी होने के बाद किस चीज की डिमांड मार्केट कर रहा है उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया आपको आटे और ब्रेड का, तो भाई आटा क्या है, पूरी सोसाइटी की नीड है, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आटे के बाद डिमांड किस चीज की है, ब्रेड की है। समझ रहे हैं? तो ये प्राइवेट ओनर्स क्या करेंगे, जितना भी गेहूं बांटना है आटे के रूप में बांटेंगे और बाकी गेहूं को क्या करेंगे, ब्रेड बनाकर बेचना शुरू कर देंगे, जिससे गेहूं की डिमांड हमेशा रहेगी मार्केट में और हमेशा जो है वो चीजों के लिए आगे बढ़ता रहेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही होती है जहां पर लगभग लगभग सभी रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से बनाना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी जिम्मेदारी प्राइवेट ओनर्स के पास रहती है, प्राइवेट एंटिटी के पास रहती है और गवर्नमेंट का इसमें रोल जो है वो बहुत कम रहता है। ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हालांकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होता है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम एक बात मान सकते हैं कि भाई हो सकता है कि क्या हो जाए, महंगाई थोड़ी सी वहां पर ज्यादा हो, लेकिन फायदा ये होता है कि कस्टमर्स के पास नंबर ऑफ चॉइस होती है, उसके पास एक ही आइटम को यूज करने की नंबर ऑफ चॉइस है। नंबर ऑफ चॉइस है इसका मतलब मार्केट में खूब सारा कंपटीशन है, कंपटीशन है तो क्वालिटी वहां पर बढ़िया निकल के आती है और क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट भी सभी कंपनियां रिड्यूस करना चाहती हैं ताकि उनका माल सस्ता और बढ़िया लोगों को मिले, क्योंकि इंसान वही चीज खरीदेगा जो सस्ती हो और बढ़िया हो। तो वही यहां पर कह रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब यहां पर यही समझा रहे हैं, क्या होता है, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस परफॉर्म अ मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। यानी जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज होते हैं, वही मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहां पे क्या लिखा है, हैज वन और मोर एंटरप्रेन्योर, यानी एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे वहां पर। जो मैंने अभी कंपटीशन वाली बात बताई थी, एक इंसान नहीं होगा, हजारों लोग होंगे वहां पर जो काम कर रहे होंगे, एक जैसा काम कर रहे होंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे आपको तमाम कंपनियां यहां पर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंपनी हो। और जब तमाम कंपनियां हैं इसीलिए आप कंपटीशन देखते होंगे। अभी एक रिसेंट कंपटीशन बताता हूं आपको, इंडियन एक कंपनी है कैंपा, कैंपा कोला, है ना। तो कैंपा कोला पहले खूब चलती थी, बंद हो गई, अभी दोबारा उसको लॉन्च किया गया है मार्केट में। कैंपा कोला ने क्या किया, अपनी मार्केट में बोतल निकाली और वो बोतल 400 ml की जो है वो 20 रुपए में निकाल दी, बाकी कंपनीज की वही बोतल 40 रुपए की है। तो जैसे ही मार्केट में कैंपा आया, कंपटीशन क्रिएट किया उसने, तो बाकी सब कंपनियों ने अपने दाम घटा दिए और सबकी 400 ml की बोतल अब 20 रुपए की है। समझ रहे? तो ये फायदा मिलता है कस्टमर को जब मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है, तो वही यहां पर लिखा है। अब कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है इसके अपने कुछ फीचर्स हैं, अपने कुछ यहां पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक बार जरा ध्यान कर लीजिए। ये प्रीलिम्स में कई बार आपसे पूछ लेते हैं या इंटरव्यू प्रोसेस में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस यहां पर पूछ लिए जाते हैं। तो क्या क्या होता है, सबसे पहली बात, प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है। जितना भी प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम जो है वो किसके हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में यहां पर रहता है। सेकंड, विद नो इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का कोई भी इंटरफेयर वहां पर नहीं होता, किस तरीके की चीजें बन रही है वो प्राइवेट लोग जाने।
सेकंड थर्ड क्या है इसमें, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट का रोल केवल इतना होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, कोई भी इलीगल तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ना करे, वो सब तसल्ली से करें और सही नियमों के अकॉर्डिंग करें। किसी भी कंज्यूमर का जो है वो वहां पर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, जितना सामान दे रहे हैं उतने का ही पैसा लिया जाए, इतना रोल केवल गवर्नमेंट का रहता है। बाकी आप जो मर्जी बना के चाहे बेचिए, उससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं होता। फोर्थ क्या है, प्रॉफिट जो है ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दीज मींस ऑफ प्रोडक्शन। मैंने पहले बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत सारे फायदे देती है, लेकिन इसका मेन क्या है कि भाई ये प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, और इसीलिए जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री होती है वहां पर चीजें थोड़ी सी महंगी हो ही जाती है। आप देख रहे होंगे, आप अपनी इंडियन इकोनॉमी में भी देख रहे होंगे, जहां जहां प्राइवेटाइजेशन होता है, जहां पर कैपिटल जो है वो आती है, वहां पर पैसा जो है बढ़ ही जाता है, पैसा जो है वो ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि वो सब चीजें प्रॉफिट के लिए यहां पर की जा रही हैं। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ऑल्सो रिफर टू एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेज़र-फेयर। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब वहां पे कोई बंधन नहीं है, आप जितना डिमांड होगा मार्केट का, जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई वहां पर कर दिया जाएगा। डिमांड नहीं है किसी चीज का तो सप्लाई बंद हो जाएगी, सिंपल। यानी वो एकदम फ्री है, फ्री इकोनॉमी है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। वहां पर जितना भी रेट है, इन्फ्लेशन है, वो सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। डिमांड सप्लाई जैसा होगा वैसा वैसा रेट वहां पर चीजों का होता जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये कुछ ऑप्शंस यहां पर लिखे हुए हैं, कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जहां पर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री है। इंडिया भी उनमें से एक है, इंडिया में भी कैपिटलिस्ट है। हालांकि इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं अभी जो गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, लेकिन इंडिया में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कैपिटल इंडस्ट्री के हाथ में है, यानी प्राइवेट लोगों के हाथ में है। तो इंडिया में मिक्स इकोनॉमी सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम नहीं है, वो यूएस वगैरह में है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं जो कि हमने भी पढ़ी थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पर हो जाती है ज्यादा, ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, सारे एंटरप्राइज को फ्रीडम है, कुछ भी आप बनाइए, कुछ भी आप खोलिए। फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, आप अपना खुद का बिजनेस खोलिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ में कंज्यूमर सोवरेनिटी और प्राइस मैकेनिज्म, ये थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यहां पर देखिए 3-4 डेफिनेशंस हैं, इनको आप समझ लेंगे तो कहानी आपकी सेट हो जाएगी। बहुत आसान डेफिनेशंस हैं, ये हमारे एग्जाम में आती रहती हैं और हमें कई तरह से कंफ्यूज करती रहती हैं। जैसे कई लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो रेवेन्यू कोई प्रॉफिट नहीं होता, है ना। रेवेन्यू कंपनी की टोटल अर्नड मनी है, जितना मनी उनके पास आया है वो रेवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वो 1 साल में 1 लाख रुपए का माल बेचता है, तो 1 लाख रुपए क्या है, उसका रेवेन्यू है, समझ गए। अब इसमें से वो अपनी कॉस्ट कटिंग करेगा, कॉस्ट को हटाएगा, उसके बाद फिर टैक्स हटाएगा, जो बचेगा वो उसका प्रॉफिट रहेगा। समझ गए मेरी बात है। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू टोटल अर्न मनी है, लिखा ना, अमाउंट ऑफ मनी अर्न फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज सेल प्राइस बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यानी हमने क्या करा है, बहुत सारी चीजें बेची हैं, ठीक है, उनको एवरेज प्राइस से हमने गुणा कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी शॉपकीपर ने 10 आइटम बेचे हैं ए, 20 आइटम बेचे हैं बी और 30 आइटम बेचे हैं सी। ए का प्राइस मान लीजिए 15 रुपए है, ठीक है, बी का प्राइस मान लीजिए 20 रुपए था और इसका प्राइस मान लीजिए 25 रुपए था, ठीक है। तो एवरेज प्राइस यहां पर निकाल लेंगे और एवरेज प्राइस से हम गुणा कर देंगे इन सब की, ठीक है ना। ये 30, 20, 50 और 60 यूनिट टोटल बेचे गए हैं। एवरेज प्राइस मान लीजिए 15, 20, 25 का मैं 20 मान लेता हूं, तो यहां पर देखिए 6 दूनी 12, 1200 रुपए का उसने काम जो है कर दिया। ये क्या है, उसका रेवेन्यू एक तरीके से है, यानी टोटल जो अर्न मनी है, टोटल जो पैसा उसके पास आया है, वो उसका रेवेन्यू होता है किसी भी इंडस्ट्री और किसी भी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखें तो समझ में आ गया, कंपनी का वो पैसा, वो मनी जो क्या हुआ है, जो किसी ना किसी कैपिटल एसेट्स को डेवलप करने में खर्च हुआ है। किसी भी एसेट को डेवलप करने में जो खर्च हुआ पैसा है, वही क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब एसेट का मतलब ऐसी चीज जो आगे जाकर हमको कैपिटल प्रोवाइड कराए, आगे जाकर हमको प्रॉफिट कराए, आगे जाकर इनकम अर्न कराए, ये वो होते हैं एसेट्स होते हैं, यही साफ लिखा हुआ है। Defined as any expense incurred by an individual, a business or a government for the development of new capital assets such as machinery, building and so on. कोई बिल्डिंग हमने बनाया, आगे जाकर पैसा देगी। मशीनरी कोई बनाया तो उसका उपयोग करेंगे तो पैसा कमाएंगे, समझ गए। तो कोई भी ऐसी चीज जो कैपिटल एसेट जनरेट करने में खर्च हो रही है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट वेज रेट, समझ में आ गया, किसी भी काम के बदले मिलने वाला पैसा जो होता है वो वेज रेट होता है, ठीक है।
प्राइस चार्ज फॉर अ सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस। जब भी कोई लेबर सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना, कभी कहीं काम करेगा, उसके बदले जो भी वो क्या करेगा, चार्ज लेगा, वो उसका लेबर चार्ज होता है, यानी उसका वेज रेट होता है। वेज लेबर तो क्या है, मतलब वेज रेट के अगेंस्ट जो लेबर प्रोवाइड की जा रही है वो वेज लेबर है। समझ रहे मेरी बात, लिखा ना, डिफाइंड एज लेबर दैट इज सोल्ड और परचेज इन एक्सचेंज ऑफ द वेज रेट। जो वेज रेट के बदले लेबर दी गई है वो हमारी वेज लेबर है।